दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो फिर हम लोग देख रहे थे पॉलिटी की सीरीज में। अगला जो टॉपिक है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है भारत का। ठीक है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है और भाग जो है 1 है। तो इसका हम भाग 1 का अध्ययन करेंगे जो अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तृत है। ठीक है, तो राज्य जो होता है, भारत में कितने राज्य हैं? अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। और संघ राज्य क्षेत्र या यूटी कितने हैं? तो यूटी हैं 8। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं 8 हैं। तो इन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं कैसे संघ बना है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। तो इसका जो पिछले का वीडियो है, जो संविधान की पूरी जो नेक्स्ट सीरीज है, तो इसके जो पीछे वाले वीडियो हैं इंडियन पॉलिटी नाम से हमारे चैनल पे हैं। ठीक है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसको देख सकते हैं आप आराम से। तो चलिए इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, आर्टिकल 1 में बोला है कि इंडिया अर्थात भारत, जो लिखा है इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में कहा गया है। ठीक है, तो भारत को 2 नाम से जाना जाता है, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में बोला है। ठीक है, और जो ये है, जो राज्यों का संघ है, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है कि भारत जो है राज्यों से कोई समझौता करके एक संघ नहीं बनाया है। एक संघ बना है, सब लोग अपने स्वेच्छा से आए हैं, या तो कुछ लोग पुलिस कार्रवाई से आए हैं या मिलिट्री कार्रवाई से आए हैं। जैसे जूनागढ़ 3 राज्य, पहले सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो जितनी भी हमारे यहाँ ब्रिटिश राज्य था तो वो तो पहले ही भारत में शामिल हो गया था। बाकी जो देसी रियासतें थी उसमें 3 को छोड़ के, जैसे जूनागढ़ हो गया, और हैदराबाद हो गया, हैदराबाद, और तीसरा जम्मू कश्मीर था। ये तीनों लोग भारत में शामिल नहीं हो रहे थे। ठीक है, मगर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के आक्रमण के डर से भारत में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके, विलय पत्र पे साइन करके भारत में शामिल हो गया। ठीक है, मगर ये दोनों, जूनागढ़ अकेले रहना चाहता था और हैदराबाद भी अपने आप को स्वतंत्र रहना चाहता था। मगर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो किसी तरीके से चाहते थे कि ये सब जुड़ जाए, नहीं तो ये लोग खतरा हो सकते हैं आगे चल के देश की यूनिटी में। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। तो जनमत संग्रह में जूनागढ़ की जो जनता थी वो भारत में के संघ में रहने का जनमत दिया। तो जूनागढ़ जनमत संग्रह के कारण भारत में शामिल हो गया। और हैदराबाद था, तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो लोग मान नहीं रहे थे, वो लोग स्वतंत्र रहने की बात कर रहे थे बार बार। तो लास्ट सब कुछ अपनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लास्ट में क्या किया कि सैन्य कार्रवाई कर दिया और ऑपरेशन पोलो चला था। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि जो भारत है वो एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो विनाशी राज्यों का मतलब कि राज्यों का विनाश तो हो सकता है, मगर जो संघ है, भारत संघ है, इसका विनाश नहीं हो सकता। ठीक है, तो अविनाशी संघ का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भारत है, ये बात कही गई। ठीक है, तो अब समझते हैं कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो क्या होता है, क्या है राज्य क्षेत्र। तो लिखा है जैसे भारत और राज्य क्षेत्र क्या है भारत का। तो 3 तरह का राज्य क्षेत्र है भारत में। भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो 3 प्रकार का है। पहला क्या है? पहला है राज्य, जो कि 8 राज्य हैं इसमें। दूसरा है यूनियन टेरिटरी यूटी, जिसमें कि 8 नहीं 28 राज्य हैं और 8 जो हैं यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, या केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं। और कभी आगे चल के भारत कभी कोई भूमि का एक्वाजिशन करता है, एक्वायर करता है, या उसको अर्जित करता है जीत के। ठीक है, लड़ाई हुई पाकिस्तान से, मान लीजिए कभी चाइना से हुई या किसी भी देश से हुई, तो कुछ उसका हिस्सा अगर जीत लिया है, एक्वायर किया है, तो वो वाला क्षेत्र भी भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा होगा। ठीक है, तो एक्वायर करता है अगर, तो वो भी जो है राज्य क्षेत्र का हिस्सा होगा। ठीक है, तो राज्य तो है ही, अभी वर्तमान में यूटी भी है, एक्वायर क्षेत्र अभी नहीं है। ठीक है, तो ये सब बात पूरी तरह से समझ लीजिए। तो राज्यों पे किसका नियंत्रण है? राज्य पे तो राज्य का नियंत्रण है, प्लस
इसमें राज्य आपकी अलग सरकार है, इसमें शक्तियों का बंटवारा हुआ है, ये मतलब समझिए कि शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, ये रिलेशन जैसे भाग 11 में जो है रिलेशन दिया हुआ है कि केंद्र राज्य का कौन सा संबंध है, प्रशासनिक और विधायिक संबंध है, विधायी संबंध है। और भाग 12 में क्या है, भाग 12 में है वित्तीय संबंध इनका है, ये संबंध है। और कानून बनाने की जो शक्ति बांटी गई है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, तीन तरह की सूचियां हैं, इससे भी शक्तियों का बंटवारा हुआ है। तो इस तरीके से भारत जो है केंद्र और राज्य जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। भी यहाँ पे भी यूटी में जो यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें जो है केवल तो यूटी पे जो किसी केंद्र सरकार का शासन होता है, इस पर केंद्र सरकार का शासन है इस पर। ठीक है, और एक्वायर क्षेत्र पर भी केंद्र सरकार का शासन होता है। तो ये बात को थोड़ा मोटा मोटी समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको आर्टिकल 1 पढ़ना है, आर्टिकल 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है और 4 पढ़ना है। ठीक है, कैसे राज्यों भारत के नए राज्यों का गठन की प्रक्रिया है उसको भी हम समझ लेंगे। देसी रियासत तो हमने पढ़ लिया कि किसको किस तरह से विलय किया गया। तो सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था तो 352 पूरा मिला के वो थी अब रियासतें थीं, जिसमें 549 जो 352 थी, जिसमें 552 थी, 352 नहीं था। 552 में से जो 549 रियासतें थीं वो भारत में शामिल हो गई। जो वही 3 बताए हैं अभी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 3 नहीं शामिल हो रही थी, इनको भी धीरे धीरे करके शामिल कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद सब बन गए। उसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्य जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये पहले यूटी बने, फिर इनको धीरे धीरे शामिल कर लिया गया, अपने देश में राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया इनको। ठीक है, तो बेसिक यही है, इस तरीके से हमको समझना है। तो 3 क्षेत्र होते हैं, बाकी किसी भी देश, भारत देश के राज्य क्षेत्र में 3 तरह के क्षेत्र आते हैं, एक तो राज्य है, एक यूटी है, एक एक्वायर किया गया क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। तो आगे क्या है इसमें, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि भारत अर्थात राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। और इसके राज्य के नाम और उस जो अनुसूची 1 है इसमें राज्यों के नाम दिए हुए हैं और दिया हुआ है राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इसमें दिया गया है। और भारत की जो भी डायग्राम से बताया है कि भारत के 3 श्रेणी में, भारत के राज्य क्षेत्र 3 श्रेणी में वर्गीकृत हैं। एक तो राज्य है, और पहली अनुसूची में विस्तृत जो यूनियन टेरिटरी हैं, संघ हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं, और अर्जित राज्य हैं जो भारत सरकार कहीं से अर्जित करती है, तो वो तीनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्य 28 हैं, 8 संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अर्जित राज्य अभी नहीं है। उनका नियंत्रण जो राज्यों पे किसका होता है, राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं तथा केंद्र के साथ शक्तियों का साझा होता है राज्यों में। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में सीधे सरकार का द्वारा प्रशासित होता है, केंद्र सरकार द्वारा प्रशासन होता है संघ राज्य क्षेत्रों में, और अर्जित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो सीधे केंद्र के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो अगला जो इसमें पॉइंट जो दिया हुआ है, इसमें ये बताया जा रहा है कि पूर्व के संघ हैं अब जो अब राज्य बन गए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये पहले यूटी थे। ठीक है, तो अब राज्य बन गए, पहले ये लोग भी केंद्र शासित प्रदेश ही थे। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो कई कारण है आवश्यकता पड़ने के। जैसे मान लीजिए कि वो क्षेत्र जो है काफ़ी रणनीतिक क्षेत्र है, जैसे कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था मगर वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी और काफ़ी घुसपैठियाँ होती थी, स्मगलिंग होती थी और बार बार मांग उठती थी अलग होने की। तो रणनीतिक क्षेत्र जब हो गया तो सामरिक क्षेत्र उसको कहते हैं, तो उस वजह से उसको अलग कर दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश बना के डायरेक्ट केंद्र का शासन कर दिया गया वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें राजनीतिक और प्रशासनिक कारण की दृष्टि से भी संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक विशिष्टता अगर होती है कि उनकी संस्कृति एकदम से अलग है और लोगों से, तो उनको भी यूटी बना देते हैं। जैसे हमारा अंडमान निकोबार है, जनजातीय लोगों के कारण भी बन जाता है कभी कभी, तो या उनके संरक्षण के लिए बनाया जाता है कि डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में रहे तो उनको संरक्षण ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि भी संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि कुछ विशिष्टता होती है उस क्षेत्र में, इसी वजह से।
और कुछ जो हैं जिनके खुद के उच्च न्यायालय हैं वो कौन कौन सी यूटी हैं, जैसे दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इनके खुद के हाई कोर्ट हैं। बाकी जो हैं अन्य राज्यों के हाई कोर्ट पे डिपेंडेंट है, जैसे मालदीव है, केरल में डिपेंडेंट है, जो पुद्दुचेरी है वो मद्रास हाई कोर्ट पे डिपेंडेंट है। उसी तरीके से जो अंडमान निकोबार है वो कलकत्ता पे है। तो इस तरह की बात है। बस तीन ही राज्य हैं, तीन ही यूटी हैं जिनके खुद के पास का उच्च न्यायालय उनके पास। ठीक है। अब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या क्या हैं। तो अभी हमने बताया है कि अवधारणाएं बस यही हैं कि जो राज्यों का संघ होता है, यूनियन स्टेट होता है। ठीक है। जो राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट होता है, यह जो वाक्य है राज्यों का संघ, इसको दो कारणों से जो परिसंघ होता है उसके ऊपर इसको रखा गया है। फेडरेशन ऑफ स्टेट पे प्राथमिकता दी गई है यूनियन ऑफ स्टेट को। क्यों दी गई है? दो कारण है। पहला है कि जो भारतीय परिसंघ अमेरिकी फेडरेशन की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो जो भारतीय संघ है वो जो है अमेरिका की फेडरेशन, जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है अमेरिका का, उसके ऊपर क्यों है? क्योंकि ये जो है भारत का जो संघ है ये जो किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी के साथ समझौता नहीं हुआ है। डायरेक्ट वो लोग खुद शामिल हो गए हैं या तो उनको सैन्य कार्यवाहियों द्वारा शामिल किया गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, दूसरा कारण क्या है कि राज्यों को परिसंघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो भारत में राज्यों को परिसंघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग भारत जो राज्यों का संघ कहते हैं, फेडरेशन नहीं कहते भारत को। तो अब भारत की एक और विशेषता जो अभी बताया था कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ जो है भारत है। भारत के जो राज्य है उनका विनाश हो सकता है मगर संघ का विनाश नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, अविनाशी राज्यों, उनके राज्य का अब विनाश नहीं हो सकता, न ही उसके संघ का विनाश होगा। तो ये दोनों बात है उसके, न राज्य का विनाश होगा न संघ का विनाश होगा। अमेरिका के संविधान में इस तरह का प्रावधान किया गया है। ठीक। तो ये बात है। तो ये सब बात मोटा मोटी इसको समझिए धीरे धीरे। तो भारत में जो है, अगर भारत में किसी राज्य को विभाजित करना है, दो राज्य, एक राज्य से दो राज्य बनाना है, तो वहाँ की जो विधानसभा है उससे पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। दोनों किया जा सकता है। बिना पूछे भी उसको तोड़ा जा सकता है, उसके नाम में चेंज किया जा सकता है, उसकी सीमाओं में को बदल दिया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, बिना पूछे भी किया जा सकता है। मगर यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में उस राज्य से आपको पूछना होगा, बिना पूछे उसकी सहमति के बिना आप उसके न राज्य में के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, न सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं, न राज्य में विभाजन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते बिना पूछे। ठीक है। तो मगर भारत का संविधान ये पावर देता है संसद को कि संसद जो है राज्य बनाना या मौजूदा राज्य की सीमाओं या नामों में बदलाव के लिए अधिकृत है। वह राज्यों की सहमति के बिना भी ऐसा कार्य कर सकता है। यह बात बताया गया है। अर्थात किसी भी राज्य जो हमारे देश में है उनके अस्तित्व की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी जो है हमारा संविधान नहीं देता है उनको। ठीक है। और जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो क्षेत्र होते हैं दूसरे देश को सौंपना पड़ता है सामरिक दृष्टि से, या फिर कुछ जैसे जब सीमाओं का विभाजन हुआ था तो कुछ जो लोग थे, जैसे कि मान लीजिए बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ था कि कुछ गांव को अदला बदली की गई थी। तो पहले जब विभाजन हुआ था तो बांग्लादेशी थे कुछ, वो इंडिया में रह गए थे, और इंडियन जो लोग थे वो बांग्लादेश में रह गए थे। मगर जो सीमा उनके बीच से निकल गई थी, उनके बीच के गाँव से, तो गाँव चेंज हुए थे। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब उस तरह की बात होती है, तो किसी विदेशी राज्य को जो भारतीय राज्य क्षेत्र सौंपा जाता है तो संविधान का संशोधन करना 368 के तहत जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो संविधान संशोधन होता है तभी गांव किसी दूसरे राज्य को सौंपा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, उसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतः क्षेत्र या इनक्लेव्स के हस्तांतरण से संबंधित था ये। तो संविधान संशोधन करके कुछ गाँव को हस्तांतरित किया गया था। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसने कहा 1969 में कि अगर आप दो देशों के बीच सीमा का निपटारा करते हैं, सीमा विवाद का निपटारा करते हैं आप, जैसे चाइना भारत है और पाकिस्तान और इंडिया है, अगर ये दोनों अपना बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। यह जो कार्यकारी कार्यवाही है उसी के अंतर्गत इसको बदला जा सकता है,
क्योंकि इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपना शामिल नहीं होता समझौते में, सीमा विवाद के सलटाने में। ठीक है, तो ये बात है। कभी कभी पूछता है कि भारत संघ बड़ा है कि भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। भारत का जो संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, वो बड़ा है कि भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा है? भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा है, तो आप क्या जवाब देंगे, क्या बड़ा है इसमें? तो भारत के संघ में क्या क्या शामिल है? तो भारत के संघ में बस क्या शामिल है? तो भारत के संघ में बस केवल राज्य शामिल हैं, इसमें केवल 28 राज्य आते हैं। ठीक है, केवल 28 राज्य आते हैं। अब भारत संघ में क्या क्या आता है, राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है? भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आता है? संघ में तो 28 राज्य आते हैं। ठीक है, इसमें राज्य तो शामिल ही हैं, 28 राज्य हैं, प्लस 8 यूटी हैं, प्लस एक्वायर जो भविष्य में कभी भारत किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है वो भी शामिल है इसमें। ठीक है, तो अधिग्रहण भी शामिल है इसमें। तो यही बड़ा होता है। भारत का राज्य क्षेत्र है बड़ा है भारत संघ से। ते भी कभी पूछ सकता है कि भारत का संघ और भारत के राज्य क्षेत्र में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क है इसमें, भारत का जो संघ है केवल उसमें 28 राज्य हैं, और भारत का राज्य क्षेत्र में 28 राज्यों के साथ साथ 8 यूटी हैं, और भविष्य में अर्जित होने वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो याद रखिएगा, जो भारत संघ जो है वो छोटी अभिव्यक्ति है, भारत राज्य क्षेत्र जो है वो व्यापक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो इस बात को समझिएगा। तो इतना पूरा राज्य क्षेत्र हमको समझना था। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा देख लेते हैं कि संविधान में जो दिया है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन से संबंधित जो विभिन्न आयोग बने थे उसके बारे में भी आप समझ लेंगे, और राज्यों का जो गठन हो गया था कैसे कैसे हुआ था। तो अनुच्छेद और उसकी विषय वस्तु क्या क्या है, तो पहला दिया हुआ है, पहला इसमें कि अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद में दिया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो संघ का नाम दिया हुआ है भारत। संघ का नाम क्या है? भारत है, या इंडिया कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो भारत संघ है तथा उसका राज्य क्षेत्र का पूरी व्याख्या जो अभी हम ऊपर देखे हैं, इससे पहले जो भी हम पढ़ रहे थे वो अनुच्छेद 1 को ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये आता है। और अनुच्छेद 2 में क्या आता है, तो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। तो प्रवेश में क्या होता है, जो नए राज्यों का प्रवेश क्या होता है, तो प्रवेश एक अलग अवधारणा है। तो उसमें क्या है कि प्रवेश में क्या होता है, अस्तित्व में ही कोई है, जैसे कोई राज्य अस्तित्व में है लेकिन भारत संघ में वो शामिल नहीं है, उसको अगर भारत क्षेत्र में शामिल करते हैं, भारत संघ में शामिल करते हैं तो प्रवेश कहते हैं उसको। जैसे सिक्किम हुआ था, सिक्किम पहले से ही वहाँ पे राजशाही थी, ये राजा रहता था, सिक्किम का राजा था। फिर उसके बाद में वो पहले से राज्य बना हुआ था, अस्तित्व में था, उसको हम अपने अंदर जब लिए थे तो वो प्रवेश कराए थे। ठीक है, उसका प्रवेश हमने कराया था अपने यहाँ, अपने संघ में, भारतीय संघ में। तो सिक्किम इसका उदाहरण है प्रवेश का। और स्थापना है कि राज्य अस्तित्व में नहीं है लेकिन संसद ने नए राज्य का स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो स्थापना में क्या क्या आएगा, तो स्थापना में जैसे आया उत्तराखंड आया, छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ झारखंड आया, इनकी स्थापना की गई है। अभी तेलंगाना की स्थापना की गई है, तो इनकी स्थापना की जाती है। ये थोड़ा सा समझ में आया कि जो नए राज्यों का गठन हो गया या इनकी स्थापना हो गया। स्थापना करना इस तरह से होता है कि राज्य अस्तित्व में नहीं है लेकिन संसद नए राज्य का स्थापना कर सकता है। ठीक है, और जो भी ये उदाहरण बताएं स्थापना वाला, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही सूटेबल एग्जाम्पल नहीं है। ये राज्यों का गठन कहते हैं इसको। तो स्थापना में नए राज्य का डायरेक्ट, जैसे कोई देश हम जीते, कोई क्षेत्र हमने जीता और उसके हम तब किसी राज्य की स्थापना करें तो वो स्थापना में आएगा। जो अभी बताए हैं वो गठन में आ जाता है। ठीक है, तो ये स्थापना और निर्माण में थोड़ा ही बहुत माइन्यूट सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो अगर कोई विदेशी क्षेत्र को जीत के अगर कोई स्थापना कर रहा है उसका, तो वह स्थापना में आ जाएगा। और निर्माण और स्थापना दोनों ज़्यादा फर्क हमको समझ में नहीं आ रहा है, मगर दो अलग अलग इसको अनुच्छेद में देने का कोई समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों ये किया गया है। जैसे आर्टिकल 3 में लिख रहा है कि राज्यों का निर्माण, ये निर्माण जो है या गठन और स्थापना, इसमें क्या फ़र्क है। तो स्थापना में क्या होता है, नया क्षेत्र से, जैसे कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड आप समझे हैं। ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक्स में समझेंगे, ग्रीन फील्ड क्या होता है कि एकदम से नई भूमि है,
उस पर नया नया हर चीज़ बन इस्टेब्लिश हो रहा है, कोई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है ग्रीन फील्ड, तो स्थापना में ग्रीन फील्ड जैसे होता है। और निर्माण में जो होता है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं को में अदला बदला करके, जैसे हमारे यहाँ बना था, उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से काट के, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना तो झारखंड बिहार से काट के बना, छत्तीसगढ़ बना था एमपी से काट के, तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश को काट के। तो इस तरह का जो है इसका निर्माण कहते हैं। तो वर्तमान क्षेत्रों और सीमाओं में वर्तमान राज्यों से ही निकाल के इनको बनाया जाता है। ये दो छोटे छोटे राज्यों को मिला के एक बड़ा राज्य बना दिया गया, एक बड़े राज्य को बांट दिया गया दो राज्यों में, ठीक है। तो इस तरह का बात है जो उसमें निर्माण में आता है, तो वो आर्टिकल 3 में आता है, ठीक है। मगर आर्टिकल 2 की जो स्थापना है वो ग्रीन फील्ड की तरह होता है, उसमें वर्तमान राज्यों से कोई मतलब नहीं होता। तो बेसिक अंतर यही समझ लीजिए, ठीक है। अभी आर्टिकल 2 हो गया, क्योंकि नए राज्यों का प्रवेश, तो प्रवेश तो आपने समझ लिया, जैसे सिक्किम का प्रवेश कराया गया था, वो पहले से अस्तित्व में था और उसको हमने अपने राज्य में घुसा लिया, अपने संघ में घुसा लिया, तो वो हो गया, ठीक है। और राज्य की स्थापना, तो स्थापना कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं कि अगर ज़मीन खाली है कहीं और कोई दूसरा किसी भी अगर उसके क्षेत्र में नहीं आती, मान लीजिए एक्वायर किया, जो अभी जो भारत अभी हम राज्य क्षेत्र में पढ़े थे कि एक्विजिशन कर रहा है, कहीं से किसी राज्य क्षेत्र को विजित करके उसको प्राप्त कर रहा है, तो उसकी स्थापना कर सकता है किसी अन्य नाम से, ठीक है। तो कोई उसका नाम जो एक्वायरिंग वाला क्षेत्र है, जो अर्जित कर रहा है क्षेत्र को, उसकी स्थापना कर सकता है किसी, उसका नाम देकर उसकी स्थापना कर सकता है किसी अन्य स्टेट के नाम से, ठीक है। तो वो स्थापना में आ जाएगा। मगर अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण। तो नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, या इसको कहते हैं नए राज्यों का गठन, निर्माण या गठन इसमें शामिल है। तो कैसे होगा ये गठन, तो ये छोटे राज्यों को मिला के, दो छोटे छोटे राज्य उनको मिला के बड़ा राज्य बना दिया, या बड़े राज्य के कुछ क्षेत्र को निकाल के एक नया राज्य बना दिया। तो आर्टिकल 3 में इस तरह की बात आती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 का इसको पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 का क्या है, तो इसको निश्चित कर दिया है सिक्किम को संघ में जोड़ा जाएगा, ये इसमें कहा गया था, संशोधन करके 34वां या संशोधन शायद किया गया था, इसमें एग्जैक्ट याद नहीं है हमको, या 35वां संशोधन करके तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वां, ये 35वां ही है, ठीक है। 36वें में उसको शायद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, अभी देख के थोड़ा बताते हैं, देख लेता हूँ थोड़ा। तो आर्टिकल 35 में सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था और कहा गया था इसको सिक्किम को संघ में जोड़ा जाएगा। तो 2 को इसको जोड़ा गया था 35वें संविधान संशोधन द्वारा, और 36वें जो संविधान संशोधन था 1975 में, इसमें क्या किया गया था कि ये वाला इसको निश्चित कर दिया गया था, क्योंकि अब इसको सिक्किम को संघ में शामिल कर लिया गया था, भारतीय संघ में, इसलिए 2 का निश्चित हो गया है। तो अभी वर्तमान में निश्चित है, ठीक है। 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़ लेते हैं कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन इसमें शामिल है। तो राज्यों के मामले में उपर्युक्त परिवर्तनों पर विचार करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही संसद में पेश किया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि एक बड़ा राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को हमने पहले, उत्तराखंड भी भारत उत्तर प्रदेश में ही था, तो जब उत्तराखंड को अलग किया गया होगा तो सबसे पहले क्या प्रोसेस किया गया होगा, तो भारत में नए राज्यों के गठन की क्या प्रक्रिया है उसको समझते हैं, प्रक्रिया को। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही वो विधेयक संसद में लाया जाएगा, ठीक है। जो विधेयक लाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने का जो विधेयक आया होगा, तो राष्ट्रपति ने पहले उसको सहमति दी होगी, तभी वो संसद में पेश होगा, ठीक है। संसद में जब पेश हो जाएगा तो राष्ट्रपति विधेयक पर सिफारिश करने से पहले एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इसे संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजना होता है। तो ठीक है, तो जब ये संसद में पेश किया गया होगा तो उससे पहले ही जब राष्ट्रपति विधेयक की सिफारिश जब करने से पहले राष्ट्रपति के पास जब विधेयक गया उससे पहले ही राज्यों से पूछा जाता है, राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाके उसकी सहमति लेने के लिए कहा जाता है।
अगर सहमति राज्य देता है तब भी ठीक है, नहीं देता है तब भी ठीक है। अगर नहीं देता है तब भी राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है राज्य विधानमंडल के विचार को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति जो है विधानमंडल विचार अगर देता है कि नहीं हमारे राज्य को अलग मत करिए, तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको पूर्व अनुमति दे देगा कि हाँ ठीक है, संसद में इसको ले जाके पेश करिए और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए इसको, सबसे पहले जो है जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति को जाता है, और जो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उसको संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजते हैं। अगर विधानमंडल अपना विचार जो भी देता है, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर उसके बाद में संसद में उसको प्रस्तुत किया जाता है, और उसको साधारण बहुमत से अगर पारित कर देती है संसद, तो अलग हो जाएगा जो हमारा, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हो गया, उसी तरीके से बंटवारा हो जाएगा उस राज्य का। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि जो राज्य विधानमंडल है इसको कितना समय दिया जाता है कि वो उस विधेयक पे अपना विचार दे दे। तो इसका जो प्रावधान राष्ट्रपति तय करता है कि इतने दिनों के अंदर आपको अपनी स्वीकृति देनी होगी या अपना कोई विचार देना होगा इस विधेयक पे। जो विधेयक इनके पास राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो संविधान में नहीं लिखा गया, वो राष्ट्रपति देता है, राज्य को मोहलत देता है कि आप इतने दिन में इस जो विधेयक है इस पर अपनी सहमति हाँ या ना में दे दीजिए। ठीक है, तो ये बात है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति को जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है कि संबंधित विधानमंडल को भेजता है, जिस राज्य से अलग होना होता है राज्य को या काटना होता है राज्य से, तो वहाँ भेजा जाता है। वहाँ से स्वीकृति मिली या न मिली, उसकी कितने समय स्वीकृति लेनी है ये राष्ट्रपति तय करता है कि आप 1 महीने में 2 महीने में अपने विधेयक पे साइन कर दीजिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब राज्य विधानमंडल कुछ भी विचार देता है तो राष्ट्रपति उसको मानने को बाध्य नहीं है। ठीक, तो यही पूरा मामला है। ठीक है, तो ये जो बात थी पूर्व स्वीकृति वाली, ये राज्य विधानमंडल की, ये 5वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा इसको बनाया गया था कि राज्य को भेजना पड़ेगा। 5वां संविधान संशोधन था वो। ठीक है, तो ये पूरा मामला है, इसको समझ लीजिए। ये पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है न भारत में नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया में। ठीक है, तो इसको मोटा मोटी याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो दिया है संघ राज्य क्षेत्र के मामले में, तो इसके लिए 18वां संविधान संशोधन किया गया था। 18वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। तो अगर राज्य जैसे कि विभाजन कर रहे हैं किसी राज्य का, या कोई दूसरा राज्य बना रहे हैं, अगर उसमें विधेयक में अगर कोई यूटी जो इफेक्ट हो रही है, यूटी पे प्रभाव पड़ रहा है या केंद्र शासित प्रदेश पे प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको जो विधेयक उसके विधानमंडल में विधेयक भेजना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 18वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बात कही गई थी कि अगर केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होता है तो नए राज्य बनाने में तो विचार के लिए कोई प्रस्ताव उसके पास नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उस पर कंट्रोल तो लास्ट में संसद का ही तो चलता है यूटी पे। इसी वजह से तो कहा गया पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, और संसद स्वयं ऐसी कोई भी कार्रवाई कर सकती है जो उचित हो। ठीक है, तो ये पूरा मामला है नए राज्य के बनाने का। ठीक है, तो आप इसको ये थोड़ा अंतर इसमें समझिएगा कि प्रवेश और स्थापना में क्या अंतर है और निर्माण में क्या अंतर है। ठीक है, तो प्रवेश वाले में सिक्किम वाला उदाहरण याद रखिएगा। स्थापना में अर्जित जो क्षेत्र है उसको भारत सरकार कैसे उसकी स्थापना कर सकती है, किसी नाम कोई नाम देकर। और तीसरा जो है राज्यों का निर्माण जो होता है, तो भारत के अंदर ही राज्यों को तोड़ मोड़ के उनकी सीमाओं को बदल के उनके नाम में परिवर्तन करके इसका निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, या गठन कर दिया जाता है। अब आर्टिकल 4 में क्या है, तो आर्टिकल 4 में संसद जो है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कार्य करेगी तकनीकी रूप से संविधान संशोधन में नहीं आएगा। तो यही कहा गया है इसमें कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन करने तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 3 के अधीन बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा 368 के तहत। तो अनुच्छेद 4 में यही बात बोला कि अनुच्छेद घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यह अनुच्छेद 4 कहता है। तो अनुच्छेद 4 का पूरा मामला बस यही है। ठीक है, तो साधारण बहुमत से पारित होता है इसीलिए ये, और 368 से इसका कोई संबंध नहीं है।
इसीलिए जो विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। जो यहाँ हमने देखे थे बनाने की जो प्रक्रिया है, नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया है, इसमें जो संशोधन होता है, जो भी इसमें विधेयक होता है वो साधारण बहुमत से पारित होता है। साधारण बहुमत से, याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है ये। डिटेल में बता दे रहा हूँ ताकि इसको 2 और 3 में, 1, 2, 3 में लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक बार वीडियो अब देख लेते हैं तो ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 हो गया। अब आगे देख लेते हैं इसमें और क्या दिया है, और जो फैक्चुअल जानकारी उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो हमने यूटी को समझा, संघ राज्यों का संघ समझा, और राज्यों का संघ क्षेत्र समझा। ये दोनों में अलग है, जो राज्य संघ है और राज्य क्षेत्र है, दोनों अलग अलग हैं। इसके बारे में हमने ऊपर से आपको समझा दिए हैं, इसको शुरुआत में ही, उसको वीडियो देख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट इसमें आता है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न जो आयोग बने थे उसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला आयोग जो था वो धर आयोग बना था। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारकों की बजाय प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो इसका एक और नाम है भाषाई प्रांतीय समिति, इसको कहते हैं भाषाई प्रांतीय समिति। भाषाई प्रांतीय समिति इसको कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता यस के धर कर रहे थे। 1948 में इन्होंने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही किसी राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए, न कि भाषाई आधार पर। तो भाषाई आधार पर इन्होंने मना कर दिया था। जब इन्होंने मना किया तब इस रिपोर्ट का मूल्यांकन के लिए JVP, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल जी थे और पट्टाभी सीतारामैया थे, इन तीनों लोगों की समिति बनी जो भाषा को राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार के रूप में औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। तो JVP जो बनी थी वो भाषा को राज्य के पुनर्गठन के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को इन्होंने भी, जैसे धर आयोग ने मना किया था, इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं भाई साहब, ये भाषा के आधार पर अगर आप करते हैं तो एक ही राज्य, जो भी मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, इसमें तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, तो हज़ारों राज्य बन जाएंगे। तो इस तरह का बात कहे थे उन्होंने। तो काफ़ी डर सा हो गया था कि फिर जैसे हमने कॉन्सोलिडेट किया है, सबको एक जगह मिला के संघ बनाया है, और भाषा के आधार पर अगर हम पुनर्गठन राज्य का करते हैं तो फिर उसे छोटे छोटे टुकड़े में पर हमारा भारत बढ़ जाएगा। तो इतना सब करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। तो JVP, वल्लभ भाई पटेल के VP, ठीक है। ये इसकी समिति गठन जो 1948 में गठित की गई थी, और 1949 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत कर दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला है अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करने की भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे आंध्र प्रदेश बना। तो क्यों मजबूर होना पड़ा था? तो एक नेता थे इनके, तेलुगु भाषी नेता थे, वो तेलुगु देशम राज्य अलग बनाना चाहते थे आंध्र प्रदेश को। उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टी रामुलु नाम था इनका। ये अनशन कर रहे थे कि भाषाई राज्य, हमको तेलुगु देश भाषा के आधार पे हमको राज्य चाहिए। अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। तो सरकार पे काफ़ी दबाव आ गया, और राज्य सरकार ने 1953 में पहला भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बनाया, आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा इनको। ठीक है, काफ़ी वहाँ पे दंगा होने की उम्मीद जग गई थी। तो इस वजह से राज्य सरकार ने आनन फानन में ये आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया वहाँ पे। तो थोड़ा मामला शांत हुआ वहाँ पे। उसके बाद में फजल अली आयोग बना 1953 में ही। 1953 में फजल अली आयोग बना था। ठीक है, तो राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया। तो फजल अली आयोग ने भाषा को आधार बना के राज्यों का विभाजन करने को इन्होंने कह दिया कि राज्यों का जो भी पुनर्गठन होगा भाषा के आधार पर आप कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा था कि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया कि एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए।
एक राज्य में कई भाषी लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक राजा एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया और राज्यों और राज्य क्षेत्रों के 4 स्तरीय वर्गीकरण को भी समाप्त करने का इन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, तो राज्यों और राज्य क्षेत्रों के 4 स्तरीय वर्गीकरण को भी इन्होंने समाप्त करने का सुझाव दिया। तो उस समय राज्यों का और राज्य क्षेत्रों का 4 स्तर में वर्गीकरण किया गया था कि बड़ा राज्य, छोटा राज्य, मझौला राज्य, इस तरह से कोई राज्य का वर्गीकरण था शायद था। तो उसको इन्होंने कहा था कि इसको ख़त्म कर दीजिए और एक बनाइए, राज्य हो या तो यूटी हो, यूनियन टेरिटरी हो, ये 2 बनाइए और बाकी सबको ख़त्म करिए। तो इन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो इस आयोग का जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था दिसंबर में, और सदस्य इसके फजल अली अध्यक्ष थे, KM पाणिकर थे और HN कुंजरू थे। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दी। ठीक है, सरकार ने फजल अली आयोग की सिफारिश को मामूली बदलावों के साथ स्वीकार कर लिया और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 को पारित किया और 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 राज्य क्षेत्र बनाए। ठीक है, तो 6 यूनियन टेरिटरी बनाए, संघ शासित प्रदेश, और 14 राज्य भारत सरकार ने 1956 में बनाए थे। ठीक है, तो याद रखिए 1956 में भारत का कौन कौन सा राज्य था। 1956 में भारत का राज्य क्षेत्र क्या था, तो राज्य कौन कौन बने, तो आंध्र प्रदेश तो पहले 1953 में बन गया था, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इतना जो थे ये राज्य बने 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे, अधिनियम से ये बने। ठीक है, और 6 जो थी केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। तो देखिए मणिपुर त्रिपुरा जो है पहले यूटी बने थे, फिर धीरे धीरे इनको बनाया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो अब अगला है, तो इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में क्या अंतर है, इनके बीच तुलना कर लेते हैं एक बार। तो केंद्र के साथ संबंध संघीय होता है, फेडरल संबंध होता है राज्यों का, और केंद्र के एकात्मक या डायरेक्ट कंट्रोल होता है केंद्र शासित प्रदेशों पे। केंद्र के साथ शक्ति का वितरण को साझा करता है, तो केंद्र के साथ शक्तियों का बंटवारा होता है राज्यों में, और ये केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रशासन के तहत काम करता है। स्वायत्त होता है, अपना डिसीजन स्वयं लेने के लिए स्वायत्त है राज्य, मगर उसके पास अपना स्वायत्ता नहीं है इसके पास, संघ राज्य क्षेत्र के पास। और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता है राज्यों की, मगर जो संघ राज्य क्षेत्र है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता नहीं है। कैसे एक रूपता नहीं है, तो जो केंद्र सरकार है अपने अनुसार इसको हमेशा बदलती रहती है, मगर राज्य सरकार में 5 साल के लिए सरकार बनी है तो एक रूप से चलाएगी, इसको बहुत परिवर्तन नहीं करेगी। और राज्यों में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं इसमें कार्यकारी प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, जिसे हम प्रशासक या उप राज्यपाल या मुख्य आयुक्त कहते हैं। इसको तीनों हो सकते हैं, प्रशासक हो सकते हैं, उप राज्यपाल हो सकते हैं या मुख्य आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, संसद असाधारण परिस्थितियों के सिवाय राज्यों के संबंध में राज्य सूची के विषय पर कोई कानून नहीं बना सकता। कोई अगर विशेष परिस्थिति होगी तभी बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। मगर जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो संसद संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में तीनों सूचियों के विषय में कानून अकेले ही बना सकता है। तो ये बेसिक तुलना थी इसकी। ठीक है, और अगला है इसमें, अब देख लेते हैं कौन कौन राज्य का कब कब निर्माण हुआ था। ये पूछता है, याद रखिएगा इसको, ये राज्यों का निर्माण का मिलान कराता है। तो सबसे पहला जो था राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ था 1956 में। ठीक है, 1956 में जो 14 राज्य और 6 यूटी बने थे, उसके बाद में पहला राज्य कौन बना था, इसके बाद जो बना था, तो 1960 में गुजरात बना था सबसे पहले। महाराष्ट्र से इसका विभाजन हुआ तो गुजरात बना 1960 में। ठीक है, उसके बाद क्या बना, तो 1961 में दादर नगर हवेली का निर्माण हुआ गया। 10वें संविधान संशोधन द्वारा दादर नगर हवेली बना था यूटी के रूप में, यूनियन टेरिटरी बना। फिर 1962 में जो था गोवा, दमन दीव,
दीव 12 दमन बना, फिर गोवा बना, फिर दमन बना, और दीव जो है 12वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन दीव को यूटी बनाया गया। ठीक है। अब फ्रांसीसियों से पुदुचेरी को भारत को सौंप दिया, फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी को भारत को सौंप दिया। 14वां संविधान संशोधन द्वारा इसको भारत में पुदुचेरी को शामिल किया गया। और राष्ट्रीय राजधानी जो राज्य क्षेत्र दिल्ली को भी 1962 में इसको यूटी बना दिया गया। ठीक है। तो इसको 1960 याद रखिएगा और 1963 याद रखिएगा, क्योंकि राज्यों के बारे में बात हो रही है इसमें। तो नागालैंड जो था 1963 में नागालैंड बना, तो सेकंड नंबर पे आता, पहले पे गुजरात बना, दूसरे पे नागालैंड बना, तीसरे पे चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा बने, और चौथे पे हिमाचल प्रदेश बना 1971 में। 66 में ये बन गए चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यहाँ गोवा यूटी था, अब यहाँ पे पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, याद रखिएगा 1987 में। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड एक ही साल में 3 नए राज्यों का गठन हुआ, बड़े बड़े राज्यों के कुछ भागों को तोड़ के। और 2014 में तेलंगाना बना। तो ये बेसिक चीज़ याद रखिएगा, ये सब बात है। अब पूछता है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली कब बना, तो 1962 में बना, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो पहले पे कौन था, तो गुजरात है, दूसरे पे कौन है, नागालैंड है, तीसरे पे कौन है, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ है, चौथे पे हिमाचल प्रदेश है, पाँचवें पे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा है, छठवें पे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड है, और 7वें पे तेलंगाना है। ठीक है। तो डेट सहित याद रखिएगा, पूछता है, इसको मिलान कराता है। ठीक है। 1974 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। 1974 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था, कि इसमें 1974 दे दिया गया क्या, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था, याद रखिएगा इसको। ठीक है। और 2019 में क्या किया गया था, 2 राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में क्या था, 2019 तक पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था, जिसे भारत के संविधान में 370 के आधार पर विशेष दर्जा प्राप्त था। मगर 2019 में राष्ट्रपति के आदेश विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, और जिसे संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के तहत पूरे संविधान को जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिया गया, जो भारतीय संविधान था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित कर दिया। पहला है जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, और दूसरा है लद्दाख जो है संघ राज्य क्षेत्र। तो जम्मू कश्मीर में विधानमंडल के साथ, और जो लद्दाख है वो भी बिना विधानमंडल के बन गया। तो विधानमंडल जम्मू कश्मीर में अभी भी बरकरार है पहले की तरह, मगर लद्दाख में नहीं है। इसमें कारगिल और लेह जो ज़िले हैं शामिल हैं। ठीक है। और कारगिल, लेह को छोड़कर पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर में जितने भी ज़िले थे सब जम्मू कश्मीर वाले यूटी में आ गए हैं। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अगला है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कैसे होता है। तो संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 241 के बीच इसका प्रावधान किया गया है कि कैसे जो संघ राज्य क्षेत्र हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन होगा। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है इसको, संघ राज्य क्षेत्र को। प्रशासक जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं, और राज्य का प्रमुख नहीं होते ये। ठीक है। राज्य का प्रमुख ये नहीं होते, प्रशासक नहीं होते। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। प्रशासक जो हैं चंडीगढ़ में है, दादर नगर हवेली में है, दमन दीव में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रशासक अलग होते हैं और उपराज्यपाल अलग होते हैं। ठीक है। अगला है विधानसभा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है वो केवल पुदुचेरी में है, और दिल्ली में है, और जम्मू कश्मीर में है। 3 जगह सीएम होंगे, पुडुचेरी में है, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में। इसको भी याद रखिएगा। अगला है संविधान में अर्जित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है, कि जो संविधान में अर्जित क्षेत्र हैं, जो अर्जित क्षेत्र भारत सरकार करेगी, उसके प्रशासन के लिए कोई भी प्रावधान अभी नहीं किया गया है। ठीक है। दिल्ली जो है राज्य सूची
कानून व्यवस्था पुलिस भूमि को छोड़कर, कानून व्यवस्था पुलिस और भूमि को छोड़कर और समवर्ती सूची के विषय के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, दिल्ली है जो वो कानून व्यवस्था और पुलिस भूमि को छोड़ के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसको छोड़ के राज्य सूची के विषय पे और समवर्ती सूची पे दिल्ली की जो विधानसभा है वो कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर में भी वही बात है कि कानून व्यवस्था पुलिस को छोड़ के, या भूमि नहीं पुलिस है, कानून व्यवस्था पुलिस को छोड़ के समवर्ती सूची के विषय पे कानून बना सकती है जम्मू कश्मीर की विधानसभा। पुदुचेरी में क्या है, तो राज्य सूची के और समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है पुदुचेरी। तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर से शक्तिशाली है पुदुचेरी। ठीक है, ये इसको याद कर लीजिए। अगला है कि दादर नगर हवेली और दमन दीव संघ राज्य क्षेत्र विलय अधिनियम 2019 ने दोनों संघ राज्य क्षेत्रों को विलय कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि दादर नगर हवेली और दमन दीव ये दोनों अलग अलग यूटी थे, इनको जोड़ के एक यूटी बना दिया गया। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने की जो अधिकार है वो संसद के पास है। तो संसद तीनों सूचियों पर किसी भी विषय पर कानून बना सकता है और राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर सकता है। ये अनुच्छेद 239 क में दिल्ली के विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये आर्टिकल पूछता है 239 ए को हमेशा पूछता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 239 ए में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 1991 के 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसका नाम बदल के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया था। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, जिसको हम NCR कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, ये 1991 में बना था। ठीक है, 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा बनाया गया था। 239 ए जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला है कि राष्ट्रपति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकता है। इसकी शक्ति और प्रभाव जो है संसद के अधिनियम के समान ही होगी। ठीक है, विधानसभा इसमें जो है, जो विधानसभा है किसमें, पुडुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है। तो विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 70 निर्धारित की गई है, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ठीक है, जो अधिकतम संख्या 70 होगी इन तीनों यूटीओ में, मैक्सिमम 70 हो सकती है, मिनिमम कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 70 निर्धारित की गई है और जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होगा। और यूटी में जो मंत्रिपरिषद की सदस्यता है वो 10% होगी, मगर ये राज्यों में कितनी है, राज्यों में 15% से अधिक नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या 10% होगी, निर्धारित की गई है। ठीक है, निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग आयोजित किया जाता है इसमें, जो निर्वाचन होता है इनका, और निर्वाचन आयोग द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचित किया जाता है इनको। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे राज्य क्षेत्र का प्रशासन उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार नहीं किया जा सकता, तो राष्ट्रपति उपयुक्त प्रधानों को निलंबित कर सकता है और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के प्रशासन के लिए आवश्यक आकस्मिक, परिणामी या अहम प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग प्रावधान 356 के तहत कर सकता है राष्ट्रपति। उपराज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार है। तो जो उपराज्यपाल होते हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसे विधानसभा द्वारा अगली बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पूछा नहीं है, पूछ सकता है, और बढ़िया पॉइंट है कि क्या उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो हाँ भाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है अगर थोड़ा आयोग दिमाग लगा दे तो। और इसको भी अगली बैठक में 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है। उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल निर्णय के लिए मामले को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तदनुसार कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो कोई मतभेद अगर हो जाता है उपराज्यपाल और जैसे एलजी और मंत्रियों के बीच में भी मतभेद हो गया था, एलजी और केजरीवाल के बीच में, तो उपराज्यपाल ये मामले को राष्ट्रपति को भेजेंगे, तदनुसार उस पर कार्रवाई होती है। ठीक है, अगला 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछ दिया था अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में शायद पूछा था कि यूपीपीसीएस में पूछा था इसको, यूपीएससी या यूपीपीसीएस में पूछा है अभी इसी साल 2024 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा साझा हित के मामले में सलाह देने के लिए भारत में प्रादेशिक परिषदों या क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। ठीक है,
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय परिषद का गठन करना। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा साझे हितों के इस मामले पर सलाह देने के लिए भारत में प्रादेशिक परिषदों का या क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया था। अगला है संघ राज्य क्षेत्र की सलाहकारी समितियां क्या क्या होती हैं। तो भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत समितियां बनती हैं। गृह मंत्रालय संघ राज्य के कानून, वित्त, बजट संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय। कानून, वित्त और बजट के लिए नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय होता है। वित्त मंत्रालय शामिल नहीं होता, याद रखिएगा। वित्त व्यवस्था भी गृह मंत्रालय देखता है। विधानमंडल रहित सभी 5 संघ राज्य क्षेत्रों में, जिसमें अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और लद्दाख में गृह मंत्री की सलाहकार समिति, प्रशासनिक सलाहकार समिति होती है। क्या एक मंच होता है यहाँ पे, ठीक है। और केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और जो राज्य क्षेत्र का प्रशासक होता है वो उसका उपाध्यक्ष होता है। तो इस तरह की बात होती है। तो ये इस तरह से पूरा प्रशासन होता है। तो पूरा ये हमारा ख़त्म हो गया, भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो राज्यों का जो गठन का जो क्रम है उसको बार बार पूछता है, और यहाँ पूछता है कि अगर किस अनुच्छेद में कौन सा आएगा। अगर बदलाव हो रहा है, 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर नए राज्यों का गठन हो रहा है तो किस अनुच्छेद में संशोधन करना जरूर एकदम से मैंडेटरी है। तो पूछता है कि अगर किसी राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है, अगर राज्यों का निर्माण हो रहा है तो किस अनुच्छेद में संशोधन करना आवश्यक होगा। तो अनुच्छेद 1 में संशोधन करना आवश्यक होगा, ठीक है। तो इसमें जरूर संशोधन होगा, क्योंकि इसमें नाम बदले जाएंगे। सबका नाम इसी में डिटेल में दिया गया है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों का नाम आर्टिकल 1 में दिया गया है। तो इसी में बदलाव होता है। तो यहाँ पे अगर तीसरे में चेंज होता है तो यहाँ पे बदलाव होगा। अगर दूसरे में चेंज होता है तो पहले में ज़रूर बदलाव होगा, ठीक है। अगर तीसरे में चेंज होता है तो दूसरे में बदलाव नहीं हो सकता है, मगर पहले में होगा ही, संशोधन होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया है, इसका हम जल्द ही जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है उसको अपलोड कर देंगे। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, कुछ भी फ़ायदा हो रहा है उसे, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, जो थोड़ा समझ सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।